हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हमने इन रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स देखी थी और हमने बहुत डिटेल में इनका एनालिसिस किया था कि ये क्या होती हैं। फिर हमने नॉन फंक्शनल में ये भी देखा था कि आगे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने कुछ मैट्रिसेस देखे थे स्पीड को मेजर करने के, और इसी तरीके से पोर्टेबिलिटी को कैसे आप मेजर कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर कितना पोर्टेबल है एंड सो ऑन। तो इस तरीके की चीज़ें हमने कल देखी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप इस वीडियो वाली ही प्लेलिस्ट के अंदर इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 2 आप जाके लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का कल का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, लाइक 30 मिनट से ऊपर चला गया था, लेकिन आज मैं कोशिश ये करूँगा कि लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सो डोमेन रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये डिफाइन करना चाहूँगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का डोमेन होता क्या है। तो डोमेन वो एरिया होता है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। लाइक जैसे आप ये कहते हो कि किसी भी चीज़ का ये डोमेन है, तो दैट मीन्स कि जिस एरिया में वो काम कर रही है, जिस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकती, वो उस चीज़ का वो डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर जिस एरिया के अंदर काम करने के लिए बना होता है, उस एरिया को आप उस सॉफ्टवेयर का डोमेन कह सकते हो। तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि उस एरिया से आपको मिलती हैं। उस एरिया के अंदर से मिलने वाली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप उनको सॉफ्टवेयर की डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहोगे। ठीक है, और रिक्वायरमेंट दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो रिक्वायरमेंट जो कि आपको डोमेन से मिल रही होती हैं एप्लीकेशन के, उनको आप डोमेन रिक्वायरमेंट कहते हो। और वो दूसरी बात क्या करती हैं कि वो उस डोमेन की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये कौन सी होती हैं? ये फंक्शनल होंगी या फिर नॉन फंक्शनल होंगी? तो उसका जवाब ये है कि ये रिक्वायरमेंट फंक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। ठीक है, दीज रिक्वायरमेंट समटाइम आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। इन रिक्वायरमेंट को अलहदा से समटाइम मेंशन नहीं किया जाता। ये ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनकी एक अलग से डोमेन रिक्वायरमेंट के नाम से कैटेगरी बनाओगे और उसके अंदर वहाँ पे आप ये लिखोगे कि ये हमारी डोमेन रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होता। आप जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हो, आप जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख रहे होते हो, तो उन्हीं में से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपके पर्टिकुलर डोमेन से मिल रही होती हैं और वो आपके डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। आप इसको चेक कर सकते हो। आप अपने पूरे के पूरे फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, किसी भी सॉफ्टवेयर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट की लिस्ट को पढ़ो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की लिस्ट को पढ़ो, और जब आप वो लिस्ट को पढ़ रहे होगे तो आप गौर करना कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ वो सॉफ्टवेयर की डायरेक्ट, आप ये तो नहीं बता रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर का फीचर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वो ये ज़रूर बता रहे होंगे कि ये डिमांड है उस एरिया की, उस डोमेन की, जिस डोमेन में जाके सॉफ्टवेयर ने काम करना है, तो वो डोमेन रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अब ये इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है? इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर ये आप इनको टैकल नहीं करते और अगर आप इनको सॉफ्टवेयर बनाते हुए कंसीडर नहीं करते, तो इनका ना होना, इनकी एब्सेंस जो है एक काफ़ी हद तक जो है डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाती है आपके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप अलहदा से लिखते भी नहीं हो। आप फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही इनको मेंशन करते हो। ओके, अब इसके बाद हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको डोमेन रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बैंकिंग डोमेन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट। जो आपका बैंकिंग डोमेन होता है ना, वो अपने सारे की सारी रुकावटें, अपने हर्डल्स, अपने रूल्स खुद ब खुद डिफाइन करता है। वो किसी से कोई रूल्स नहीं लेता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोस्ट बैंक्स डू नॉट अलाउ ओवरड्रा ऑन मोस्ट अकाउंट। ठीक है, ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं कि वो आपको ये अलाउ नहीं करते कि आप किसी भी अकाउंट से ओवरड्रा कर सको। लाइक ये कि ओवरड्रा का मतलब ये होता है कि ऐसा अलाउ नहीं करते कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप वहाँ से 60,000 निकाल सको। आपको बैंक कभी भी अलाउ नहीं करता, ये तो आपको जनरल बात है। लेकिन हाउएवर मोस्ट बैंक्स अलाउ सम अकाउंट्स टू बी ओवरड्रान। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बैंक आपको ये चीज़ अलाउ कर रहे होते हैं कि बेशक आपके अकाउंट में 50,000 है, लेकिन अभी आप जो है 60,000 जो है आप अपने अकाउंट से निकलवा लें, लेकिन वो जो 10,000 है वो फिर आप बाद में हमें पे करेंगे। ठीक है,
लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो आपको ये अलाउ कर रहे हैं कि बेशक आपके अकाउंट में 50,000 भी है तो भी आप उससे 10% एक्स्ट्रा 10,000 एक्स्ट्रा निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि एक बैंक कहता है कि जी अगर एक आदमी के अकाउंट में 50,000 है तो हम उसको ये अलाउ करेंगे कि जब वो उनको विड्रॉ करा रहा हो, उसको निकलवा रहा हो, तो वो उससे 5,000 ऊपर निकलवा सके या फिर 10,000 ऊपर निकलवा सके। तो ये रिक्वायरमेंट आपके पास कहाँ से आई? ये रिक्वायरमेंट उस डोमेन से आई जिस डोमेन के अंदर उस सॉफ्टवेयर ने जाके काम करना है। और वो डोमेन क्या है? वो बैंक जिसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट अब आप ये लिखोगे कहाँ पर? ये आप लिखोगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि अगर एक कस्टमर के अकाउंट में 50,000 है तो वो उससे 10,000 ऊपर भी जो है विड्रॉ करवा सके। लिखा आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, लेकिन ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस किस्म की थी कि ये बेसिकली उनके बैंक का एक ऑफर थी या उनके बैंक का एक सिस्टम था, तो उसके अंदर से ये रिक्वायरमेंट आपको मिली, उस डोमेन के अंदर से मिली जिसमें आपके सॉफ्टवेयर ने जाके काम करना है। तो आप इसको डोमेन रिक्वायरमेंट्स का नाम दे दोगे। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वो है इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब इन्वर्स का तो आपको मतलब वैसे भी पता होगा, लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहुंच गए तो इन्वर्स किसी भी चीज़ का को जिसे नेगेटिव सेंस में बात करना, इन्वर्स कर देना, उसका ऑपोजिट कर देना, उसको आप क्या कहते हो? इन्वर्स में उसको इन्वर्स कहते हो। तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट का मतलब भी कुछ वहीं से निकलता है। अब होता क्या है कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दे एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू। वो ये बताना पसंद नहीं करते कि सिस्टम क्या करे। वो इस चीज़ को ज़्यादा इजी समझते हैं, कन्वीनियंट समझते हैं कि वो अपनी जो नीड्स हैं वो आप इस मैनर में बताएं कि हमारे सिस्टम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर में ये भी नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये बताएं कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वर्स वे में बताते हैं। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप इन्वर्स रिक्वायरमेंट कहते हो। ठीक है, दीज रिक्वायरमेंट इंडिकेट द इंडिसेसिव नेचर ऑफ कस्टमर अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आपको वहीं से इन्वर्स रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। द सिस्टम शैल नॉट यूज रेड कलर इन द यूजर इंटरफेस। ठीक है, वेन एवर इट इज़ आस्किंग फॉर इनपुट्स फॉर द एंड यूज़र। यानी कि जब आपका सिस्टम यानी कि आपका सॉफ्टवेयर रन हो और वो जो भी यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उससे जब वो कोई इनपुट लेने वाला हो तो उस वक्त जो स्क्रीन है उसके ऊपर कहीं पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब एक तरीके से नॉट यूज रेड कलर जो है ये एक इनवर्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कस्टमर ये बात बताता कि ब्लू कलर हो सकता है, पर्पल हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, तो इन सब चीज़ों इतनी बड़ी लिस्ट बताता और फिर खाली उस लिस्ट के अंदर रेड कलर शामिल ना करता, तो उसने इस चीज़ की जगह इसको कन्वीनियंट समझा कि सिर्फ इतना बोल दो कि रेड कलर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को आप इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में रखते हो। तो ये होती हैं आपकी इन्वर्स रिक्वायरमेंट। अब आपके पास आ जाता है आगे नेक्स्ट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। तो डिज़ाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये आप सबको पता है। कॉन्स्टेंट क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्स्टेंट उस चीज़ को कहते हैं जो आपके काम के अंदर रुकावट होती है। लाइक मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और उसके बीच में कोई किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है तो मैं उसको कहूँगा कि ये मेरे रास्ते में कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रुकावटें रखी जाती हैं। ठीक है, वो रुकावटें जो होती हैं उनको भी आप एक रिक्वायरमेंट के सेंस में ही लेते हो। लाइक जो कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा होता है तो वो उसमें कहता है कि जी हमारे सॉफ्टवेयर में इस किस्म के कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। मीन्स ये कि अगर एक बंदा साइन अप का फॉर्म फिल कर रहा है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर वो साइन अप के फॉर्म के अंदर जस्ट अपना CNIC नहीं प्रोवाइड करता तो वो बाकी सारी डिटेल दे भी देता है तो साइन अप का बटन काम ही ना करे। लाइक ऐसा ना हो कि वो आधी डिटेल्स देख के साइन अप का बटन को प्रेस करने की कोशिश करे तो साइन अप हो जाए। वहाँ पे ये रुकावट होनी चाहिए कि जब तक आप हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड नहीं कर दोगे हम आगे नहीं जाने देंगे। तो ये चीज़ आप कब अचीव करते हो? जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हो और डिज़ाइन करके उस डिज़ाइनिंग की आगे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो। इसी वजह से इस किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें रोकने का या किसी मामले में कोई हर्डल लगाने का काम हो रहा होता है तो उन रिक्वायरमेंट को हम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। दे आर डेवलपमेंट गाइडलाइंस विद इन विच द डिज़ाइनर मस्ट वर्क। ये ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिसके अंदर रहते हुए भी आपका डिज़ाइनर काम कर रहा होता है।
ये भी एक चीज़ है कि आपका जो डिज़ाइनर है, जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है, आप उसको एक लिमिट बता देते हो कि ये आपने इन चीज़ों के अंदर रहते हुए ही काम करना है, ठीक है। सम टाइम ये कॉन्स्टेंट जो है इन दी फॉर्म ऑफ इन्वर्स रिक्वायरमेंट भी होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखी तो वहाँ पे लिखा गया था, एक इन्वर्स रिक्वायरमेंट दी गई थी कि आपने यूज़र इनपुट वाले एरिया पे रेड कलर यूज़ नहीं करना। तो आपने डिज़ाइनर के लिए एक तो ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट तो दी और साथ ही साथ आपने ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कांस्टेंट भी लगा दिया, रिकॉर्ड भी लगा दी कि अब वो रेड कलर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। दीज रिक्वायरमेंट्स कैन सीरियसली लिमिट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन। और क्या होता है कि इन रिक्वायरमेंट्स के इम्प्लीमेंट होने से आपकी डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। अब आप देखें, जब आपने एक इन्वर्स रिक्वायरमेंट दी और अगर हम उसको एक डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कांस्टेंट के सेंस में देखें तो क्या उसके पास, डिज़ाइनर के पास, एक ऑप्शन कम नहीं हो गया कि अब एक वो कलर कम यूज़ करेगा? ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर आप उसको 2 कलर्स पे बाउंड कर देते हो कि आपने डिज़ाइन करते हुए ब्लू कलर के अलावा या स्काई ब्लू के अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करना, तो अब आपने उसकी चॉइस को बहुत लिमिटेड कर दिया है। अदरवाइज़ वो ओपन था, जो दिल चाहता वो कलर इस्तेमाल करता, लेकिन अब वो 2 कलर्स पे लिमिटेड हो गया है। तो ये इस तरीके के डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपने उसके अंदर डिज़ाइनिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि जब आपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसका भी आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको साइन अप वाली एग्जांपल दी। लेकिन यूजुअली इसके अंदर जो फोकस किया जा रहा होता है वो इसी चीज़ पे किया जा रहा होता है कि जब डिज़ाइनर इसके अंदर काम कर रहा हो तो वो डिज़ाइनिंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखे, ठीक है। और ये आपके जो इट कैन आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ये इसकी भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम इसको क्योंकि ये सीरीज़ है और एक ही लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें आगे वाले लेक्चर्स के साथ लिंक होती हैं, तो इसको हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो इन चीज़ों को भी क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस सीरीज़ के सारे लेक्चर इन द सीक्वेंस देखने पड़ेंगे और ये चीज़ हम आगे किसी लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर करेंगे जब इसके रेलेवेंट कोई टॉपिक आएगा। तो दोबारा मिलते हैं अपने 4th लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।